GIFT शहरों में अंतर्राष्ट्रीय विवाचन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के अनुसार विवादों का समय पर समाधान किया जा सकेगा। देश में सतत एवं माहौल के अनुरूप वित्त पोषण के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने के लिए आवश्यक सेवाएं GIT शहरों में दी जाएगी। डेंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम वाले डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को अवसंरचनाओं की हार्मोनाइज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इससे डिजिटल अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा भंडारण के लिए क्रेडिट सुलभ हो सकेगा। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया था, जिससे स्टार्टअप और विकास के एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस प्रकार के निवेश को बढ़ाने के लिए इनके विनियामकों और अन्य प्रकार की बाधाओं की समग्र रूप से जांच परख किए जाने की जरूरत है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा, जो इस तरह की जांच परख करके उचित उपाय सुझाएगी। सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त फंड्स NIIF और फंड्स के सिडबी फंड से अत्यधिक पूंजी प्राप्त हुई है, जिससे बहुआयामी प्रभाव देखने में आया है। प्रमुख उद्यमान क्षेत्रों जैसे कि क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक, डिजिटल इकोनॉमी, फार्मा और एग्रीटेक को बढ़ावा देने के लिए सरकार सम्मिश्रित वित्त पोषण के लिए उद्देश्यपरक धन उपलब्ध कराएगी, जिसमें सरकार का हिस्सा 20% तक सीमित होगा और कोष का प्रबंधन निजी कोष प्रबंधकों के द्वारा किया जाएगा। अवसंरचना परियोजनाओं की वित्तीय संभावनाओं अवसंरचना की जरूरतों के वित्त पोषण के लिए यह जरूरी है कि सरकारी निवेश में बड़े पैमाने पर निजी पूंजी भी मिलाई जाए। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के साथ साथ दूसरी परियोजनाओं की वित्तीय संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से तकनीकी और ज्ञानपरक सहायता प्राप्त करने के साथ साथ आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इनकी वित्तीय संभावना को बढ़ाने के लिए विश्व के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाना होगा, वित्त पोषण के नए रास्ते अपनाने होंगे तथा संतुलित जोखिम परक आवंटन किया जाना होगा। डिजिटल रुपया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को चालू करने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल करेंसी से एक और अधिक दक्ष और सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था देखने में आएगी। इसलिए ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डिजिटल रुपये को चालू करने का विचार है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा और इसकी शुरुआत 2022-23 से होनी है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता। सहकारी संघवाद की सच्ची भावना को जाहिर करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है, जिससे कि वे उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन और लाभप्रद रोजगार पैदा करने के लिए अपने पूंजी निवेश को बढ़ा सके। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना का सभी राज्यों ने बहुत ही जोरदार ढंग से स्वागत किया है। मुख्यमंत्रियों और राज्य वित्त मंत्रियों के साथ हुई मेरी बैठक में मिले अनुरोधों को सम्मान देते हुए चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत बजट अनुमान में रखे गए 10,000 करोड़ रुपए के पूंजी परिव्यय को संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए मैं इस वाक्य को फिर से दोहराती हूं। मुख्यमंत्रियों और राज्य वित्त मंत्रियों के साथ हुई मेरी बैठक में मिले अनुरोधों को सम्मान देते हुए चालू वर्ष में योजना के अंतर्गत बजट अनुमान में रखे गए 10,000 करोड़ रुपए के पूंजी परिव्यय को संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के लिए राज्यों की मदद करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य कर्ज के अलावा हैं। ये जो ऋण राज्यों को दिए जाते हैं वो सामान्य कर्ज के अलावा हैं। इस प्रकार के आवंटन का प्रयोग पीएम गति शक्ति से जुड़े निवेशों और राज्यों के अन्य उत्पाद परक पूंजी निवेश में किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित से संबंधित घटक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्राथमिकता वाले हिस्से के लिए पूरक वित्त पोषण, जिसमें राज्यों के हिस्से के लिए सहायता भी शामिल है। अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण, जिसमें डिजिटल पेमेंट और ओएफसी नेटवर्क को पूरा किए जाने के बाद भी शामिल है। और भवन संबंधी उपनियमों, नगर नियोजन स्कीमों, ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास और अंतर्निहित विकास अधिकार से संबंधित सुधार हैं। वर्ष 2022-23 में 15 वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होंगे। इसके लिए शर्तों को पहले ही 2021-22 में बता दिया गया है। राजकोषीय प्रबंधन। बजट अनुमान 2021-22 में दिखाए गए 34.83 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय के एवज में संशोधित अनुमान 37.70 लाख करोड़ रुपए कर रखा गया है। पूंजीगत व्यय का संशोधित अनुमान 6.03 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें एयर इंडिया की बकाया गारंटी शुदा देनदारियां और इसकी अन्य विविध प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 91,971 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। बजट अनुमान की ओर देखा जाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में कुल व्यय अनुमानतः 39.45 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है, जबकि उधारी से भिन्न कुल प्राप्तियां अनुमानतः 22.84 लाख करोड़ रुपए की हुई है। चालू वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः माननीय अध्यक्ष महोदय 6.9% है, जबकि बजट अनुमान में इसे 6.8% अनुमानित किया गया है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः 6.4% है, जो कि राजकोषीय मजबूती के उस मार्ग के अनुरूप भी है जिसकी मैंने पिछले वर्ष घोषणा की थी। कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% के नीचे ला दिया जाएगा। 2022-23 के राजकोषीय घाटे के स्तर को निर्धारित करते समय मैं सरकारी निवेश के माध्यम से प्रगति के पोषण की जरूरत के प्रति सजग हूं, जिससे कि हम और मजबूत और टिकाऊ बन सके। अब मैं अपने भाषण के भाग ख को पढ़ती हूं। प्रत्यक्ष कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर देश के सभी करदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने अत्यधिक सहयोग दिया है और जरूरत की इस घड़ी में अपने साथी नागरिकों की सहायता करके सरकार के हाथों को मजबूत किया है। महोदय, मैंने एक महाभारत से उद्धरण लिया है। मैं चाहूंगी कि जो भाषण है उसको अधिक समय दिया जाए, लेकिन उसका जो भावार्थ है वो है कि राजा को किसी भी सरकार की ढिलाई न करते हुए और धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों के योग्य क्षेम कल्याण के लिए अवश्य व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ये महाभारत में शांति पर्व अध्याय 72 श्लोक 11 है। अपने प्राचीन ग्रंथों से ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हमने प्रगति के पथ पर चलना जारी रखा है।
बजट के प्रस्तावों का अभिप्राय स्थिर और जानी पहचानी कर व्यवस्था की हमारी घोषित नीति पर कायम रहते हुए और अधिक ऐसे सुधारों को लाना है जो एक विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने की हमारी संकल्पना को आगे बढ़ा सके। यह कर प्रणाली को और भी अधिक सरल बनाएगा, करदाताओं को स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा। नई अद्यतनीकृत विवरणी का चलन शुरू करना। भारत तीव्र गति से बढ़ रहा है और लोग एक से अधिक वित्तीय लेन देन कर रहे हैं। आयकर विभाग ने करदाता के अंतरणों की रिपोर्टिंग का एक सशक्त ढांचा स्थापित किया है। इस संदर्भ में कुछ करदाताओं को यह महसूस हो सकता है कि उन्होंने कर अदायगी के लिए अपनी आमदनी का ठीक आकलन करने में चूक या गलतियां की हैं। ऐसी गलतियों को सुधारने का मौका देने के लिए मैं अतिरिक्त कर की अदायगी करके अद्यतन विवरणी दाखिल करने के लिए करदाताओं को अनुमति देने के एक नए प्रावधान का प्रस्ताव कर रही हूँ। यह अद्यतन विवरणी संगत निर्धारण वर्ष के अंत से 2 वर्षों के भीतर दाखिल की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में यदि विभाग को यह पता चलता है कि निर्धारित द्वारा कुछ आमदनी को दर्शाया नहीं गया है तो वह न्याय निर्णयन की लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। उसके बजाय अब इस प्रस्ताव से करदाताओं में भरोसा जगेगा जिससे निर्धारित स्वयं उस आमदनी को घोषित कर पाएंगे जिसको पूर्व में अपनी विवरणी दाखिल करते समय उन्होंने नहीं दर्शाया था। प्रस्ताव के पूर्ण विवरण वित्त विधेयक में दिए गए हैं। यह स्वैच्छिक कर अनुपालन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर और अधिभार की दर कम की गई। वर्तमान में सहकारी समितियों के लिए अपेक्षित है कि वे 18.5% की दर पर वैकल्पिक न्यूनतम कर का भुगतान करें। हालांकि कंपनियां इस कर का 15% की दर पर भुगतान करती हैं। सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समानता लाने के लिए मैं सहकारी समितियों के लिए भी इस दर को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की दर भी मौजूदा 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव करती हूं, जिनकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है। इससे सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो मुख्यतः ग्रामीण और खेती करने वाले समुदायों से आते हैं। दिव्यांगजनों को कर राहत। दिव्यांग व्यक्ति के माता पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा स्कीम ले सकते हैं। वर्तमान कानून में माता पिता या अभिभावक के लिए केवल तभी कटौती करने का प्रावधान है जब दिव्यांग व्यक्ति के लिए अभिधाता यानी माता पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर एक मुश्त भुगतान या वार्षिकी की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है जब दिव्यांग आश्रितों को उनके माता पिता या अभिभावकों के जीवन काल के दौरान भी वार्षिकी या एक मुश्त राशि के भुगतान की जरूरत पड़े। मैं इसलिए माता पिता अभिभावकों के जीवन काल के दौरान भी यानी माता पिता या अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता। वर्तमान में केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस टियर 1 में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14% का योगदान करती है। इसे कर्मचारी के आय की गणना करने में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया है। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में ऐसी कटौती वेतन के 10% की सीमा तक ही स्वीकृत की गई है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के प्रति समान व्यवहार करने के लिए मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव करती हूँ।
इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा हित लाभों को बढ़ाने और उन्हें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान लाने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन। स्टार्टअप हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विकास के प्रेरक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश ने कामयाब स्टार्टअप्स की संख्या में कई गुना वृद्धि देखी है। 31/3/2022 से पहले स्थापित पात्र स्टार्टअप्स को निगमन से 10 वर्षों में से 3 क्रमिक वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन दिया गया था। कोविड महामारी को देखते हुए मैं ऐसा कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप्स के निगमन की अवधि और 1 वर्ष यानी 31/3/2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं। नव निगमित विनिर्माण कंपनियों के लिए रियायती कर व्यवस्था के प्रोत्साहन। कतिपय घरेलू कंपनियों के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कारोबारी परिवेश कायम करने के लिए हमारी सरकार द्वारा नव निगमित घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कर की रियायती कर व्यवस्था लागू की गई थी। मैं धारा 115 ख के अंतर्गत विनिर्माण या उत्पादन के आरंभ करने की अंतिम तिथि को 1 वर्ष यानी 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए स्कीम। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अंतरणों में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। इन अंतरणों की परिमाण और बारंबारता के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसके लिए एक विशिष्ट कर व्यवस्था का उपबंध किया जाए। तदनुसार वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए मैं इस बात का उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करती हूं कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30% की दर से कर लिया जाएगा। अधिग्रहण की लागत के सिवाय ऐसी आमदनी का प्रकलन करते समय किसी व्यय या भत्ते के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई हानि किसी अन्य आमदनी के प्रति समंजित नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अंतरण विवरणों को दर्ज करने के लिए मैं वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक मौद्रिक सीमा से अधिक ऐसे प्रतिफल पर 1% की दर से TDS लेने के लिए भी प्रस्ताव करती हूँ। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के हाथों में कर लिए जाने का प्रस्ताव है।